Hey everyone, this is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in this video we are going to learn how to use all those important rules while changing active voice into passive voice. Of course you are right कि आज की इस वीडियो में जैसा कि मैं पहले अपनी लास्ट वीडियो जो अपलोड किया उसमें मैंने बताया कि अभी वॉइस जो है स्टार्ट किया हूं और पहली वीडियो वॉइस के डिफिनीशन के रिगार्डिंग था। आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑल दोज इंपॉर्टेंट रूल्स दैट यू यूज व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ऑलराइट, तो एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि ये स्टेयर्स है, जब आप स्टेप बाय स्टेप यू कम टू नो दैट हाउ टू चेंज। ऑलराइट, आप जानते हैं कि कैसे चेंज करें, तो बहुत ही बारीकी से मैं एक एक रूल्स के बेनिथ तक जाकर बताने वाला हूं कि कब कौन से रूल्स का प्रयोग होता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो यहां पर हमारा आज का टॉपिक है कि हम जो है एक्टिव टू पैसिव जो है कैसे ट्रांसफर, इट मीन्स कि एक्टिव इनटू पैसिव कैसे जो है हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड रूल्स होते हैं कि एक्टिव से आप पैसिव में एक सेंटेंस को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है जो आप यूज करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिमेंबर, मैं अपनी लास्ट वीडियो जो वॉइस के डिफिनीशन पर था मैंने आपको बताया था वॉइस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, तो एक सेंटेंस में दैट इज द सिंगल वर्ड, वो सिंगल वर्ड होता है जो आपको फोकस करना है और वो होता है आपका वर्ब। ऑलराइट, तो जब भी आप एक्टिव टू पैसिव जो है चेंज करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहला आप जो है पॉइंट आउट करो, टारगेट करो कि किस तरह का वर्ब जो है आता है और किसका। नेवर थिंक, माय डियर व्यूअर्स, एक बात जरूर याद रखिएगा कि दुनिया के हर एक सेंटेंस का पैसिव संभव नहीं है और आप अच्छे से जानते हैं कि जब एक सेंटेंस का आप निर्माण करते हैं डैम श्योर होता है कि उसमें कोई ना कोई वर्ब होता है। विदाउट वर्ब इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस। ऑफकोर्स आपके दिमाग में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है बट वहाँ भी वर्ब अंडरस्टूड होता है। रिमेंबर, दुनिया का ऐसा कोई वाक्य नहीं है इंग्लिश में जहां पर जो है आपका वर्ब न हो। अब रहा बात कि क्या हर तरह के वाक्य का पैसिव संभव है, तो नॉट एट ऑल। एक सेंटेंस में आप जान लो कि हर तरह के वाक्य का एक्टिव से पैसिव बनाना संभव नहीं होता है क्योंकि ये क्लियर करता है आपका वर्ब। और अगर ये ही मेरा पहला टॉपिक है कि जब अगर आपको एक्टिव से पैसिव अगर किसी ने आपसे पूछ दिया ट्रांसफर करने का, तो मेकअप योर माइंड कि हर वर्ब को आप पैसिव में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला ही टॉपिक है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करेंगे किसी वाक्य को तो ये वर्ब क्लियर करेगा कि एक्टिव का पैसिव बनेगा या नहीं, तो कौन सा वर्ब होता है। रिमेंबर, पहला पॉइंट से ट्रांजिटिव वर्ब का ही आपका पैसिव वॉइस संभव है। इज इट क्लियर? हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं पर इंट्रांजिटिव वर्ब को भी दिया जाता है बट नॉट एट ऑल। मेजर लेवल पर जो है ऑन लार्ज स्केल पर आपको ये समझना है कि अगर हम एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं जहां सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है तो याद रखिएगा इसके बीच में आने वाला हर वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर किसी ने बोल दिया आई एम अ टीचर सो डू यू थिंक, इसमें भी तो वर्ब है लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दैट्स वाई। और यही नहीं, अगर आप एक्शन वर्ब भी डालकर जो है सोच रहे हैं कि हम पैसिव वॉइस, अगर आपके दिमाग में आए कि चलो इसके बदले हम कोई एक्शन वर्ब भी डाल देते ट्रांजिटिव के ग्रुप से, ठीक है। जैसे अगर आपने ये लिख दिया आई स्लीप, ऑलराइट, आई गो, आई कम, सो व्हाट डू यू थिंक दैट, ये भी तो वर्ब है लेकिन इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आपको क्या याद रखना है कि पैसिव इज पॉसिबल ओनली ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, हर वर्ब्स का नहीं। पैसिव अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? रिमेंबर दैट ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट। अब इसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जरूरी नहीं है, अगर आप जानते भी होंगे दैट्स नॉट बिग डील, आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कंसेप्ट ये याद रखना है कि जब हमारा एक सेंटेंस जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर आधारित होगा और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाना है, हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वर्ब को जिस फैमिली से बिलोंग करना है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब मैं आपको बता दूं ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसका खुद का अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये,
ऑब्जेक्ट बहुत तरह से हो सकता है, जैसे मैं एक यही रूल्स लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, ऑलराइट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट आया है नाउन ही पर नाउन आएगा, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नाउन ही पर नाउन आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा, गॉट इट, लेकिन यहाँ आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा। उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जिसका अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी आपने कोई कार्य किया, उस कार्य का असर डायरेक्ट रिसीव करने वाला अगर वाक्य में मौजूद हो, वही उसका वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो वर्ब जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये ना याद रखना कि वाक्य में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप सोचो कि वो ऑब्जेक्ट वर्ब का ही है, नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, यहां भी तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे वी लिव इन इंडिया, ये सेंटेंस देखिए, वी लिव इन इंडिया, हम लोग इंडिया, यहां एक वर्ब भी है, ठीक है, यहां इंडिया नाउन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू कांट से दैट कि ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है, ये ऑब्जेक्ट ही है, नाउन ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है। सो व्हाट आई थिंक दैट कि कभी ये ना सोचिएगा कि किसी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आ गया तो आप मान लीजिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ वो वर्ब जिसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जब आप कोई कार्य करते उस कार्य का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है, उस तरह का ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में होगा तो उसी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ये आपके सामने ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह से आ सकते हैं, या तो एक ये रूल्स होगा, गॉट इट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर इसी में जो है दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट वाला भी वर्ब ट्रांजिटिव ही होता है, बस इनका नाम पड़ जाता है। इनका अगर किसी वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो, तो उसे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इस वर्ब का नाम, ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन इसके पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? मोनो, ऑलराइट। जैसे आई हेल्प्ड राहुल, मैंने राहुल की सहायता की। अब किसी भी मतलब जो है टर्म में मैंने सहायता किया तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? राहुल पे। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया इस वर्ब का नाम क्या पड़ेगा, तो चलो ट्रांजिटिव बोल दिया। ट्रांजिटिव के बाद अगर आपने बोल दिया मोनो, सो आई थिंक इट विल बी ब्रुक्स इनटू गोल्ड। गाइज, ये आपका जो है इनहेंस हुआ नॉलेज। तो इस वर्ब का नाम जो है क्या पड़ेगा? मोनो ट्रांजिटिव। ओके, अगर आपको कभी कभी लगता है कि वर्ब के बाद दो जो है ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो भी कोई बस नहीं, वो वर्ब भी ट्रांजिटिव होता है, बस इसका नाम पड़ जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम पड़ता है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो वर्ब, इफ ए वर्ब कंटेन्स टू ऑब्जेक्ट्स, यदि एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका नाम डाई ट्रांजिटिव हो जाता है, और अगर एक और वर्ब के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मोनो पड़ जाता है। और दोनों का पैसिव संभव है, दोनों का पैसिव संभव है। इसका भी अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख लीजिए, सी टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी कही या सुनाई। देखो, अगर ये हट जाए तो भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं उसका, और ये हटाकर अगर मी कर दिया तो भी पैसिव वॉइस बन सकता है। तो ये मेरा फंक्शन था, आप समझो अब अच्छे से, कि पैसिव वॉइस बनाने के क्रम में सबसे पहले आप वाक्य को, यानी कि एक्टिव को, वाक्य को पढ़ो, और पढ़ने के बाद देखो कि आपके वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब आया है या नहीं। ये नहीं कि कोई कुछ भी पूछ दे आप तुरंत उसका पैसिव जबरदस्ती बनाने की शुरू कर दो। इट शुड नॉट बी एट ऑल। आप पहले पढ़ो और देखो कि क्या ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ? कि वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब वर्ब का अपना एक भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और दो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे आई टीच यू ग्रामर, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आया, यू भी आया, ग्रामर भी आया। मैं ये भी बोल सकता हूँ आई टीच यू, एक ऑब्जेक्ट आया, आई टीच ग्रामर, एक ऑब्जेक्ट आया, दोनों को मिलाकर भी। खैर, वर्ब के बाद एक आए या दो, जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव बनेगा। आई होप कि फर्स्ट नंबर पॉइंट्स क्लियर हो गया कि वॉइस बनाने से पहले, यानी कि एक्टिव टू पैसिव जाने से पहले सबसे पहला फोकस पैसिव पर नहीं करना है, एक्टिव के वर्ब पर करना है कि क्या एक्टिव वॉइस अपने सेंटेंस में
ट्रांजिटिव वर्ब लेकर आया है या नहीं। और इसी रीजन से जब कोई बोलता है शी इज रानी, शी इज ए गुड गर्ल, ऑलराइट, ओके, अगर जो है इस तरह के वाक्य आए तो कोई बोलता है वाक्य तो ये भी है, पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं, वाक्य है मानते हैं बट पैसिव इज नॉट पॉसिबल। पैसिव इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब, चाहे मोनो आ जाए चाहे डाई आ जाए, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वर्ब का पैसिव वॉइस जो होता है हम क्या करते हैं, नहीं बनाते। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला पॉइंट्स आ गया कि आप पॉइंट आउट करना शुरू कर दोगे कि पैसिव बनाने के लिए वाक्य में हमारा यहाँ जो आएगा वर्ब, उस वर्ब का ट्रांजिटिव होना जरूरी है। और ट्रांजिटिव जैसे करोगे, यानी ट्रांजिटिव आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप क्या लेकर आते हो, ऑब्जेक्ट लेकर आते हो। और वो ऑब्जेक्ट किसका होता है, खुद वर्ब का होता है। किसका होता है, वर्ब का। इज इट ओके? ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट तो आया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसका पैसिव संभव है। नॉट एट ऑल, वर्ब का, वो भी वो वर्ब जो आपका एक्शन शो करता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि पहला पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है। यहाँ पर देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप लोग जो है इस पॉइंट्स को जो है नोट कर सकते हैं कि पैसिव पॉसिबल है व्हेन द वर्ब कंटेन्स और द वर्ब इज ट्रांजिटिव। जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव है तो पैसिव संभव है। इज इट क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब द वर्ब विच हैज इट्स ओन ऑब्जेक्ट। इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टुगेदर। वर्ब के साथ एक भी ऑब्जेक्ट आ जाए उसका भी बनेगा, दो आ जाए उसका भी बनेगा, दैट्स नॉट बिग डील। लेकिन पैसिव बनाने के लिए पहले एक्टिव का वर्ब क्लियर कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? और जब तक वो वर्ब ना आए कि आपने कोई कार्य किया किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा, तब तक उसका पैसिव बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, अदरवाइज उल्टा सीधा पैसिव ही बनेगा। दूसरा, सबसे पहला पॉइंट्स क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हम आपको नोटिस करा दे रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के रिगार्डिंग माइंड मेकअप करिएगा। पॉइंट नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा पॉइंट है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया, बस एक नोट क्या बोलते हैं माइंड सेटअप करने के लिए। जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का। दुनिया में कोई भी एक्टिव वॉइस का यही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आगे हमें एडवांस स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, तो व्हाट आई थिंक दैट कि आप ऐसे ही स्टेप फॉलो करो। हम लोग बहुत ही एक समय ऐसा आएगा जब आपको सिर्फ इसका बनाना होगा, अंतिम यहाँ तक भी हम लोग पहुँचेंगे। लेकिन अभी बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप से फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, एक सॉलिड आइडिया आता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर आ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ द, चलिए यहाँ पर द लिख दे रहे हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस का ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, इन लोगों का रिप्लेसमेंट होता है, एक दूसरे के जगह पर ये लोग जाते हैं। यानी जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और इसी वजह से मैं क्या बोला कि वर्ब का ट्रांजिटिव होना जरूरी है। अब बताइए, अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो पैसिव का सब्जेक्ट होगा क्या। माइंड मेकअप करिए कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। एक आपका क्रैमिंग किया हुआ एग्जाम्पल, कितने लोग ऐसे भी होंगे जो वॉइस नहीं पढ़े होंगे लेकिन इस सेंटेंस का वो वॉइस जरूर जानते हैं। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ऑलराइट, आप जैसे ही पैसिव बोलते हो तो क्या बोलते हो, ये ए मैंगो यहाँ पर आता है,
ए मैंगो इज, वर्ब किस तरह से चेंज होगा मैं बताऊंगा। ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, ये तो मतलब आप बिना रूल्स के भी आपको याद हो गया होगा। तो आपने देखा इस ऑब्जेक्ट को पैसिव का हमने सब्जेक्ट बना दिया और इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का हम क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का क्या होगा, सब्जेक्ट, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट नंबर 2 ये है। पहला पॉइंट, जैसे ही सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको क्या फोकस करना है कि उसको ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा और वही ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो एक्टिव वॉइस का पहला रूल्स आपका होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा रूल्स, आप दूसरा स्टेप अब बनाने की आती है, ठीक है। पहला तो आप आइडेंटिफाई करो कि वर्ब ट्रांजिटिव हो, तो उस समय आपको कुछ करना नहीं, बस आइडेंटिफाई करना है कि है या नहीं है तो बनाएंगे, नहीं है तो ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही मालूम चला कि नहीं वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका अपना ऑब्जेक्ट है, तो क्या करिए, आप पहला स्टेप जो उठाना है वो स्टेप बनाने के लिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी सेंटेंस, जैसे यहीं पर मैंने लिख दिया आई टीच यू, ऑलराइट, ये एक्टिव का सेंटेंस है। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने का कार्य मैं खुद कर रहा हूं, तो जहां पर डूअर इटसेल्फ डज एन एक्शन, कर्ता स्वयं कार्य करने लगता है, वो सेंटेंस एक्टिव में होता है। तो यहां ये काम मैं खुद कर रहा हूं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद से हम टीच को जो है बदल देते हैं, इज टॉट, इस पर अभी हम लोग फोकस करेंगे। फिर बाय, यहां पर आई आया है, ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या हो गया आपका, मी हो गया। तो उम्मीद करते हैं 2 नंबर पॉइंट्स क्या है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। चलिए इसको और डिटेल में आपको दिखा देते हैं। ये रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा जो मैंने बताया, ये आएगा सब्जेक्ट, ये होगा एक्जुलरी वर्ब, वर्ब 3 बाई, और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। लीजिए ये आपका कंप्लीट हो गया, यही करना है पहला। तो हमने क्या बताया, रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का क्या समझना है आपको, कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये जगह पर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगते हैं, नॉट एट ऑल, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेस। जगह का जो होता है ना बदलाव होता है। कभी ये ना सोचिएगा कि यहाँ आने वाला ऑब्जेक्ट कार्य करने लगा, नेवर। जैसे इफ आई से दैट आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो व्हाट डू यू थिंक दैट, कि जैसे मैं इसको सब्जेक्ट बनाया तो आप कार्य करने लगे, नहीं, स्टिल यू आर रिसीवर ऑफ द एक्शन, अभी भी आप एक्शन को रिसीव करने वाले ही हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, यू आर टॉट, अब यहीं पर हिंदी निकल गया कि आपको पढ़ाया जाता है, यानी आपको पढ़ाने वाला कार्य कोई दूसरा कर रहा है और वही आपका सब्जेक्ट है। तो ये जस्ट रिप्लेसमेंट होता है। ओके, तो क्या याद रखना है, द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। क्लियर, इतना पॉइंट्स याद रहेगा। पैसिव में भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव में भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये बदलने क्रम में याद रखिएगा, कुछ अनावश्यक चीज जो है इसमें अपने मन से न डालें, क्योंकि मीनिंग सेम होना चाहिए, एक्टिव हो या पैसिव, मीनिंग इज सेम, मीनिंग सेम होता है और रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट्स आपका क्या नोटिस करना है, बनाने से भी पहले आप सेंटेंस को पहला क्या करोगे कार्य, कि आप देखोगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। किसी ने पूछा क्यों जरूरी है ये देखना, तो आप क्या बोलोगे कि पैसिव जब आप बनाते हो तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट लेकर आते हो, और वो ऑब्जेक्ट अगर पैसिव एक्टिव में ना रहे तो लाओगे किसको। तो ये हुआ कि आप सेंटेंस पढ़े, नोटिस किए, फाइंड आउट किए। दूसरा जो है आपको लिखने क्रम में पहला जो स्टेप उठाना है वो है कि एक्टिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे देखो कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, दैट्स नॉट बिग डील, आपको एक्टिव में बस फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है,
रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ से एक्टिव में शुरू हुआ है वहाँ से पैसिव में डाल दीजिएगा। सबसे पहला होता है कि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो, क्योंकि वही सब्जेक्ट बनता है। तो पॉइंट्स क्या है, सब्जेक्ट इधर आएंगे और पहला स्टेप लिखने में ये होगा कि आप एक्टिव के ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ पर रखें और उसके बाद से फॉलोइंग रूल्स फॉलो करते हुए इस सब्जेक्ट को, ये पूरा एंटायर वॉइस सिस्टम का ये रूल्स होता है। इज इट क्लियर? आई होप कि 2 नंबर रूल्स आपका क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? देखो कोई भी डाउट हो ना, आप कम से कम कमेंट्स कर सकते हो, और स्पेशली जो स्टूडेंट ऑफलाइन आते हैं अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लास में आकर जो है ना डिस्कस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? द थर्ड नंबर पॉइंट्स इज दैट कि वर्ब टू बी इज यूज्ड। ओके, यहाँ पर मैं सजाकर नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझ लोगे ना तो खुद के लैंग्वेज में इसको लेकर आ सकते हो। अब इसमें क्या है, वर्ब टू बी इज यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब ये टू बी क्या होता है, देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर फंक्शन देखते हैं। जब भी एक्टिव आता है तो ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, आप जैसे ही पैसिव बनाने गए तो इस ऑब्जेक्ट को लेते आए यहाँ पर और आपने बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये डैम श्योर है कि अब इसके बाद से कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। इज इट क्लियर? तो इसी के बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, टू बी। अब ये टू बी में कौन कौन से वर्ड आते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये तो टू बी में वर्ड आते हैं ये इज, एम, आर। गॉट इट? इधर आ जाएंगे वाज और वर, ये 5 वर्ड। ठीक है, इसके बाद से एक ग्रुप आता है जो होते हैं बी, एक होता है बीन, ठीक है, और एक होता है बीइंग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वाज और वर। देख लीजिए यही 8 वर्ड आते हैं आपके वर्ब टू बी। अगर आपसे कोई भी पूछा टू बी क्या है, ऑलराइट, तो एक्चुअली ये जो है ना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। टू बी में ओवरऑल 8 वर्ड्स है, जिसमें इज, एम, आर और वाज, वर ये लोग हैं, और बी, बीन और बीइंग ये 3 वर्ड है। अब क्यों ये अलग है, ये क्यों अलग है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए इनको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। कौन सा वर्ब बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। और इनका नाम पड़ता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जो वॉइस में आपको मिलेंगे ये दोनों ग्रुप आपको लगातार मिलेगा। ओके, तो इज, एम, आर, वाज, वर, आउट ऑफ 8 5 आर फाइनाइट वर्ब। इज इट क्लियर? 5 जो है ये क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। ओके, और ये 3 जो है नॉन फाइनाइट है। अगर आप जानना चाहते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है तो बड़ा सिंपल सा है। कोई भी वर्ब दुनिया का, यही नहीं लेक्सिकल वर्ब भी होते हैं, कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, मतलब अगर आप ही यूज करोगे तो इस तीनों में से ई जाएगा, आई यूज करोगे तो एम आएगा, और यू यूज करोगे तो आर आया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते गए। और अगर पास्ट में जाओगे तो ही के साथ वाज करोगे और दे के साथ वर करोगे ना, तो ये आपने देखा टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाने वाले। सिर्फ यही नहीं है, कोई भी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाने वाले वर्ब को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। कौन सा वर्ब बोलते हैं? फाइनाइट। तो ये 5 वर्ड जो है आपके फाइनाइट फैमिली है, और ये 3 वर्ड जो है नॉन फाइनाइट। अब नॉन लग गया तो जहाँ पर भी जिस वाक्य में भी नॉन लग गया नहीं होता है हिंदी अर्थ, तो नॉन फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्ब जो फाइनाइट नहीं है, यानी फाइनाइट जो होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है। नॉन फाइनाइट होता है जो नहीं बदलता, वो किसी से गवर्न होता ही नहीं है। कुछ भी दुनिया कोई भी सब्जेक्ट के साथ इन तीनों का आप प्रयोग करोगे, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं फॉलो करते हैं, ये टेंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ना तो इनको सब्जेक्ट प्रभावित कर सकता है ना ही टेंस। तो ये कॉमन डिफरेंसेस मैंने आपको बताया। ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे जैसे पैसिव का। तो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो टू बी का प्रयोग करते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टू बी आता है, टू हैव भी आएगा जिसमें 3 वर्ड है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? हैज, हैव और हैड। इज इट क्लियर?
ये भी आते हैं, लेकिन मेजर केसेस में जो है आप देखिएगा कि यही बताया जाता है कि टू बी का प्रयोग होता है टेंस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इजेमार चलेंगे, पास्ट है तो वाज वर्ड चलेंगे, बाकी कोई सब पार्ट आया तो वहाँ ऊपर ही एक जुलरी वर्ब रहेगा। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इजेमार तो नीचे भी इजेमार आ जाएंगे, पैसिव में भी इजेमार आ जाएंगे। पास्ट इम्परफेक्ट में वाज वर्ड तो नीचे भी वाज वर्ड आ जाएंगे। सो व्हाट आई थिंक दैट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? सो नाउ द नेक्स्ट इज दैट, अब इसके बाद से जो है आप देखिए, अब इसके बाद से फंक्शन होता है वर्ब का, यानी यहाँ पर एक्शन वर्ब आएगा। ठीक है, अब एक्शन वर्ब के बारे में आपको बता दो। यहाँ जो वर्ब आएगा ना, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद से हम लोग एक जुलरी वर्ब देखेंगे, कौन सा वर्ब कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्ब टू बी का प्रयोग होगा। एग्जांपल्स में और कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी आप एक प्रोसेस देखो कि आप किसी को समझाओ कि बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हर पैसिव में हमारा एक एक जुलरी वर्ब आएगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग एक जुलरी, जिसको सामान्यतः बी के रूप में लेकर आते हैं। इसके बाद से जब हम यहाँ पर मेन वर्ब लेकर, मतलब कि एक्शन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब लेकर आएंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट से जो जरा समझिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अपना वर्ब कोई भी ला सकता है। वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं ना, 1 2 3 4 और 5। एक्टिव वॉइस में ये 5 फॉर्म यूज हो सकते हैं बिना किसी बैरियर के। ऑलराइट, आप एक्टिव सेंटेंस जिस पर बनाना चाहते हो, जिस वर्ब पर बना लो, कोई इशू नहीं है, ये सारे वर्ब का आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब इनको पैसिव में आप ट्रांसफर करोगे तो आप चाहे वर्ब 1 हो वो भी वर्ब 3 में ही बदलेगा, वर्ब 2 वो भी वर्ब 3 में, वर्ब 3 में ही रहेंगे, वर्ब 4 भी आएगा वर्ब 3 में, और वर्ब 5 को भी हम लोग वर्ब 3। तो ये एक डैम श्योर रूल होता है कि जैसे ही हम लोग एक जुलरी वर्ब यहाँ लिखेंगे, ऊपर आएंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा आया है। वहाँ पर जैसे वो ट्रांजिटिव वर्ब या एक्शन वर्ब होगा, उस एक्शन वर्ब को चाहे ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कोई बहस नहीं है। पैसिव में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है उसको यूज करेंगे। डोंट हेजिटेट कि वर्ब 1 भी वर्ब 3 होगा, 2 भी। यस, दैट इज डैम श्योर कि इन द पैसिव वॉइस वी यूज वन एंड ओनली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब एक्टिव में आप यूज करो, एक्टिव में आप 1 2 3 4 5 जो फॉर्म पे सेंटेंस बनाना चाहते हो बनाओ। पैसिव में इनके पास सिर्फ एक ही रूप है और वो है आपका पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो अब आप जो है रूल्स यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। अगर इस रूल्स पर आ गया, ठीक है, इस रूल्स पर आ गया, हम इस ऑब्जेक्ट को बना लिए सब्जेक्ट, उसके बाद से इस वर्ब के साथ जो है वर्ब फ्रेज आएंगे, एक जुलरी वर्ब ये आ गए। उसके बाद से मेन वर्ब को हम किस में रखेंगे, यानी कि लेक्सिकल वर्ब को कौन सा फॉर्म देंगे, कोई भी रूल्स पर हो, पूरा एंटायर पैसिव में आपको वर्ब 3 होगा। पैसिव वॉइस स्टैंड्स फॉर वर्ब 3, ये माइंड मेकअप कर लो। अब इसके आगे हम रूल्स में क्या यूज करते हैं, तो देखो इसके बाद से जनरली जो होता है ना टर्म आता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट्स आपका क्या फोकस करना है, प्रीपोजिशन का। तो देखो यहाँ पर जो होता है ना, मेजर केसेस में हम लोग प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ बाई का ही होता है। आप यहाँ पर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये डिसाइड कौन करता है, तो यहाँ आने वाला वर्ब कि ये प्रीपोजिशन बाई के साथ चलेगा या इसको टू चाहिए। जैसे एक नॉर्मल सा, रानी नोज मी। इज इट क्लियर? रानी हेल्प्स मी, ये दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव में बना लेते हैं। मी का आई हो गया, आई के साथ टू बी में से क्या लेकर आएंगे, एम, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। आई एम हेल्प्ड बाय रानी। ठीक है, इसका क्या होगा, आई एम नॉन टू रानी। इज इट क्लियर? अब देखो ये वर्ब बाई के साथ निकल जाएगा तो चलेंगे, यूज करेंगे, लेकिन ये वर्ब नो जो है
कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू। तो इसलिए ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हाँ, ये अलग बात है कि जब हम पैसिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना या पैसिव बनाने की कोशिश करते हो तो मेजर केसेस में जो होता है ना प्रीपोजिशन बाई से ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब आप जो है एग्जाम में एक अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठोगे तो ये बाई के ऊपर जब ये आंख बंद करके भी आपका सही होने वाला, तो वहाँ से क्वेश्चन क्यों आएगा? वो क्वेश्चन आएगा जहाँ प्रीपोजिशन में थोड़ा सा आपके दिमाग पर प्रेशर पड़े। तो याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन सिर्फ बाई ही नहीं यूज हो सकता है, यहाँ पर टू, विथ, एट, ओवर, बहुत सारा प्रीपोजिशन जो वर्ब होगा उस वर्ब का एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। इज इट ओके? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते ही हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ये हो गया पैसिव का सब्जेक्ट जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट। उसके बाद से हम लोग एक जुलरी वर्ब यूज करते हैं। वर्ब ऊपर कोई भी फॉर्म में आ जाए, एक्शन वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब, हम पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। उसके बाद से प्रीपोजिशन बाई, और देन आफ्टर जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये आपका सीक्वेंस है। तो अब थोड़ा सा एक पॉइंट से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट्स देखिए, जो आपका टॉपिक है चेंज ऑफ केस। ओके, ये प्रोनाउन के फैमिली से मिलता है आपको पढ़ने का। देखिए, अगर आई है और इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो मी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मी। अगर आई यहाँ पर आया और यहाँ पर आएगा तो इसका कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है? मी यूज करना है। ओके, और मी को, इज इट क्लियर? अगर मी यहाँ पर आ गया तो इसका कौन सा फॉर्म सब्जेक्ट बनेगा? ये। तो ये सब्जेक्टिव केस वाले होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अगर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस वर्ड करना है, अगर इस वर्ड का रिप्लेसमेंट करना है तो याद रखना आई अगर एक्टिव में सब्जेक्ट होगा तो यहाँ आएगा तो मी होगा, और अगर जो है एक्टिव में ये जो है मी यहाँ पर होगा तो यहाँ पर आते ही क्या होगा? आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है। इस तरह से अगर वी आ जाए, ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग अस यूज करेंगे। क्लियर? यू रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में इसका रूप एक ही होता है, यू ही रहेगा। ओके, इट का भी वही हाल है, इट भी नहीं चेंज होता है। सी का होगा चेंज आपका हर होगा। आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आप जरूर जानते होंगे, बट मैंने ब्रशअप करा दिया। ही का क्या होगा? हिम होगा। और लास्ट दे का देम होगा। इज इट क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि इन वर्डों को अगर ऑब्जेक्टिव केस में ले जाना हो, यहाँ से यहाँ लाना होगा तो ये फॉर्म, और यहाँ से लाना होगा तो ये फॉर्म, ये आपका होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अगर इनके बाद इनमें जो है अगर नाउन आ जाए, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट नाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस में भी वो नाउन ही रहेगा, उसके बदले कुछ चेंज ना करिएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि नाउन दूसरे वाक्य में चेंज हो सकता है, एक वाक्य में एक बार यूज करने के लिए आप स्वतंत्र हो। तो नाउन सब्जेक्टिव केस में भी वही रहेगा और उसको ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रखना है। ठीक है, जैसे राम हेल्प्स मी, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो अभी क्या बताया था? आई। लेकिन राम को अगर बाई प्लस ऑब्जेक्ट से जोड़ना हो तो कोई बस नहीं, ये रिमेन्स अनचेंज्ड होता है। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसे, अभी भी कुछ रूल्स आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ। हमने सिर्फ आपको 5 चीज़ पर डिस्कस किया। पहला कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है आपका क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस बनाते ही सबसे पहले, बनाने से पहले पढ़िए और देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आया है कि नहीं। उम्मीद करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनीशन है, सब चीज़ का डिफिनीशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जिसका खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट हो, वो भी डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका ये क्लियर हो गया तो उसके बाद से आपको क्या फोकस करना है? रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर फोकस करिए, तुरंत ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है, ये बना देने के बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा? टेंस पहचानिए, प्रेजेंट है या पास्ट है। वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर। क्लियर? उसके बाद से एक्टिव में वर्ब का 5 फॉर्म आ सकता है 1 से लेकर 5 तक। पैसिव में वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बनेंगे? V3 पर बनेंगे। देन आफ्टर वर्ब 3 डालते ही आगे जैसे ही पढ़ोगे ना
अभी तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे तो आपको बता रहे, जरूरी नहीं है कि हर जगह पैसिव में बाई प्लस सब्जेक्ट यूज करना जरूरी हो ना, नॉट एट ऑल, ठीक है। जब व्हेन द कंसेप्ट इज क्लियर इनफ, जब कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, बाई प्लस सब्जेक्ट जो है कोई जरूरत नहीं यूज करने का। लेकिन वर्ब 3 के बाद पैसिव में हम लोग उपयुक्त प्रीपोजिशन यूज करेंगे। याद रखिएगा, मैं यहाँ सिर्फ बाई को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन वर्ब के थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यूज होगा, ओके। और इस जैसे ही कोई प्रीपोजिशन यहाँ यूज हो गया, वहाँ उसके ठीक बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या लेकर आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आया होगा, प्लीज डू शेयर एंड लाइक। ऑलराइट, इसके बाद से जो है मैं आपको कल से एक्सरसाइज टेंस बेस्ड जो है स्टार्ट करने वाला हूं। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे एंड आई नीड योर सपोर्ट एंड लव। ऑलराइट, सी यू, एंजॉय योर डे।